नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बुढ़ापे का दर्द, अपने बेटे और बहू की। रोज के झगड़ा से परेशान होकर राम बाबू अपने कमरे में जाकर अपना बैग निकालना लगे। उसमें अपने कुछ जोड़ी कपड़े रखें और उदास होकर अपनी पत्नी की तस्वीर को उठाया और बोले, कितने लाड से पलकर बड़ा किया था हमने। अपने इकलौते लाडले बेटे को कहते ही वो रो पड़े, परंतु फिर रोने लगे कि नहीं, ये कमजोर पड़ने का वक्त नहीं है। उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और अपनी पत्नी की तस्वीर को अपने बैग में रखा और अपने एक दोस्त को फोन किया जो वृद्ध आश्रम में रहते थे। भरे गले से उन्हें बताया कि अब वो भी वृद्ध आश्रम में ही रहना चाहते हैं। इतनी बात सुनते ही उनका दोस्त दयानंद स्तब्ध रह गया। उसके पास कुछ पूछने के लिए कोई शब्द कभी नहीं बचा। राम बाबू ने केवल इतना ही कहा कि मैं रोज रोज के कलह से परेशान हो गया हूं और 1 घंटे में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं। जिस समय वे अपना घर छोड़कर अपना बैग लेकर निकालने लगे तो उन्होंने देखा कि उनके बेटा बहू अपने कमरे में बैठकर चाय और स्नैक्स का आनंद ले रहे थे। परंतु दोनों में से किसी ने नहीं पूछा कि आप यह सामान लेकर कहां जा रहे हैं, और ना ही किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। रोज रोज की अपमान और जिल्लत भारी जिंदगी से परेशान राम बाबू वृद्ध आश्रम पहुंच गए। थोड़े ही समय में उनके वृद्ध आश्रम में बहुत से मित्र बन गए। वे सबके साथ हालचाल बताते, बातें करते, रोज सुबह सैर और एक्सरसाइज भी करते। धीरे धीरे राम बाबू को आश्रम में ही अच्छा महसूस होने लगा। घर की अपेक्षा उन्हें वृद्ध आश्रम ज्यादा सुकून दे रहा था। सभी लोग एक साथ खाना खाया करते थे, जबकि घर में रोज के क्लेश से राम बाबू का हृदय छलनी हो गया था। हमेशा अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करते हुए कहते थे कि तुम तो मुझे पहले ही छोड़कर चली गई, परंतु उसे बेटे ने भी मेरा साथ न दिया, जिसके लिए मैंने कभी अपना पसीना भी पानी की तरह बहाया था। एक दिन राम बाबू वृद्ध आश्रम के प्रांगण में टहल रहे थे। तभी वृद्ध आश्रम के बाहर एक कर आकर रुकी। वृद्ध आश्रम के सभी लोग उसे कर की ओर देखने लगे और सोचने लगे कि आज फिर कोई अभागा बुजुर्ग इस वृद्ध आश्रम में आया है, जिसने ना जान कितने जतन से अपने बच्चों को पाल पोंछ कर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया होगा। आज फिर ऐसा कोई आंखों में आंसू लिए इस प्रांगण में प्रवेश करेगा। फिर कार से एक नौजवान लड़का उतरा और उसके बाद एक औरत, जो शायद उसकी मां थी, उसका हाथ पकड़कर बाहर निकालना लगा। उसे औरत की उम्र लगभग 65 वर्ष के करीब रही होगी। सर पर पल्लू होने के कारण उसका चेहरा सही ढंग से नजर नहीं रहा था। थोड़ी ही देर में कर से करीब 30-35 वर्ष की एक अन्य महिला उतरी, जिसके हाथ में एक बैग था। उसे महिला ने वो बैग उसे बुजुर्ग औरत के हाथ में थमाया और उसके बाद उनसे कुछ बात कहने लगी। वो बुजुर्ग औरत चुपचाप उसे महिला की बात सुन रही थी। फिर वापस वे दोनों कार में बैठकर चले गए और बुजुर्ग महिला वृद्ध आश्रम के बाहर कुछ देर तक वैसे ही खड़ी रही और फिर साड़ी से अपने आंसू पोंछाते हुए वृद्ध आश्रम में आ गई। राम बाबू की ओर देखते ही अपनी सर के पल्लू से अपने चेहरे को छुपाने लगी और फिर बिना कुछ कहे महिला विभाग की तरफ चली गई। तभी राम बाबू के साथ खड़े एक बुजुर्ग ने कहा, आज फिर से एक मां की ममता तार तार हो गई। फिर से एक मां के सपनों को चकनाचूर कर दिया गया। राम बाबू बार बार इस महिला के चेहरे की ओर देखते जा रहे थे। उन्हें लगा कि जैसे वो उसे महिला को जानते हैं, लेकिन वह पूरी तरह समझ नहीं पे कि वो महिला कौन है। अक्सर राम बाबू देखते कि वो महिला अपने पल्लू से अपना आधे से ज्यादा चेहरा छुपा कर रखती थी। लेकिन एक दिन जब वो महिला बागवानी के काम में लगी हुई थी तो राम बाबू इस समय टहलने के लिए निकले। बागवानी करते करते उसे महिला के सर से पल्लू उतार गया। राम बाबू को उसे महिला का चेहरा देखते ही पैरों तले जमीन खिसक गई। ना जान कितने सवालों ने उनके दिमाग को घेर लिया। इस समय उनका एक मित्र भी उनके पास आया और बोला, खाना खाने का समय हो गया है, तुम कहां घूम रहे हो और इतने गुमसुम क्यों हो? सभी लोग नाश्ते की मेज पर मौजूद थे, इसलिए मैं तुम्हें बुलाने आ गया। क्या बात है, कोई परेशानी है? अरे नहीं, कुछ भी तो नहीं, थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकाल आया था, बस मैं आ ही रहा था। कमरे में बैठने के बाद राम बाबू जी की नजरें बार बार केतकी देवी को ही ढूंढ रही थीं। वे उनसे पूछना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें यहां आने की नौबत आ गई।
उनका तो भरा पूरा परिवार था और हमेशा कहती थी कि वह अपने बेटे बहू के साथ बहुत खुश है। फिर आज ऐसा क्या हो गया राम बाबू? उधर ही किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि 2 दिन पहले जो महिला वृद्ध आश्रम में आई थी वो आज खाना खाने नहीं आई है। उन्होंने बताया कि वह माताजी आज बहुत दुखी हैं, इसलिए उन्होंने खाना खाने से माना कर दिया है। परेशान भी क्यों ना हो, आखिर जो उनके बेटे बहू ने उनके साथ किया है ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी ना करे। बार बार अपने घर को याद कर रहे हैं। सुबह से अपने कमरे में बैठे रो जा रही थी, इसलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए उन्हें बागवानी करने का काम दिया गया है। यह सब सुनकर राम बाबू परेशान हो गया। वे जानना चाहते थे कि आखिर केतकी देवी के साथ हुआ क्या है। इसीलिए थोड़ी देर बाद विभाग में केतकी जी के पास गए और राम बाबू को अपने सामने खड़ा देखकर केतकी जी थोड़ा परेशान हो गई। तभी राम बाबू ने कहा, मैं जानता हूं कि आपने मुझे पहचान लिया है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि आप इस हालात में कैसे पहुंची? केतकी जी ने कुछ नहीं कहा, परंतु उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। यह देखकर राम बाबू और भी अधिक परेशान हो गए। उनका दिल किया कि जोर जोर से चिल्लाकर इस दुनिया से पूछें कि क्यों बुढ़ापे में बूढ़े माँ बाप को पुराने सामान की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है। क्या उनका कोई आत्मसम्मान नहीं? अपने विचारों में मगन राम बाबू वृद्ध आश्रम के प्रांगण में टहल रहे थे। अचानक यारी के किनारे से टकराया और वह गिरते गिरते एक पेड़ को पड़कर संभल गए। तभी पास से गुर्जर रहा वृद्ध आश्रम का कर्मचारी कहता है, अंकल जी आप ठीक तो हैं ना? कहीं चोट तो नहीं लगी अपना? पर दिखाइए, अगर लगी हो तो मैं अभी पट्टी कर देता हूं। राम बाबू कहने लगे, अरे नहीं, कुछ ज्यादा चोट नहीं है, बच गया। इतना कहते हुए राम बाबू प्रांगण में रखें बेंच पर जाकर बैठ गए और कुछ महीने पहले घाटी एक घटना को याद करने लगे, जब वह बाथरूम में फिसल कर गिर गए थे और उनके पैर में ज्यादा चोट आ गई थी। उनकी बहू उसे चोट को देखकर भी अनदेखा करके अपने काम में लगी रही और उनका बेटा रोहित चिल्लाकर बोला, क्या संभल कर काम नहीं कर सकते? मुझे तो समझ नहीं आता कि आप इतनी हड़बड़ी में क्यों रहते हैं। कोई काम ठीक से करना नहीं आता, जब देखो चोट लगाकर बैठ जाते हो और हमारा काम ही बढ़ते रहते हो। अगर कोई काम नहीं होता तो मत किया करो, आराम से अपने कमरे में क्यों नहीं बैठते? पूरा दिन इधर उधर घूमते रहते हो। उससे इतना भी ना बन पाया कि अपने पिता का हालचाल पूछे या चोट पर मरहम पट्टी करें। एक दिन जब राम बाबू का चश्मा टूट गया तो अपने बेटे से कहने लगे, बेटा मेरा चश्मा ठीक करा देना, टूट गया है, ठीक से दिखाई नहीं देता। इतनी बात सुनते ही बहू बीच में जोर से चिल्ला पड़ी कि बस चारपाई पर बैठे बैठे खर्च बढ़ते रहते हैं और कोई काम धंधा तो करते नहीं है। बच्चों की तरह हरकतें हो गई हैं आपकी। ना जान ऐसा कितनी बार हुआ था जब राम बाबू अपने बेटे बहू से अपमानित हो चुके थे। अपने अतीत में झांकते राम बाबू अभी अपने विचारों में खोए हुए थे। तभी सामने से उनके बुजुर्ग मित्र दयानंद जी आते हुए दिखाई दिए। दयानंद जी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्हें देखकर राम बाबू बोले, क्या बात है दयानंद, आज तो बड़े ही खुश नजर आ रहे हो। तभी दयानंद जी ने कहा, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। उसका फोन आया था कि आज वो मुझे मिलने आने वाला है, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। बहुत दिनों बाद आज उसका चेहरा देखने को मिलेगा। दयानंद जी की बात सुनकर राम बाबू कुछ परेशान से हो गए और अपने मित्र से बोले, जी बेटे ने तुम्हारी ये हालात कर दी, तुम्हें वृद्ध आश्रम में छोड़कर चला गया। साल में केवल कुछ देर के लिए तुमसे मिलने के लिए आएगा। तुम उसे बेटे के लिए खुश हो रहे हो। तभी दयानंद जी बोले, मैं तो इसी से खुश हूं, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन राम बाबू जी उनसे नाराज होकर उनकी बात को सुने बिना अपने कमरे में जाकर बैठ गए। सोने लगे कि यह किस्सा केवल मेरे साथ या केतकी जी के साथ ही नहीं है। वृद्ध आश्रम में रहने वाले हर एक बुजुर्ग की कोई ना कोई कहानी है और सभी की जिंदगी में वृद्ध आश्रम में रहने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। बिना किसी वजह की अपनी मर्जी से कोई वृद्ध आश्रम में नहीं आता। जब तक कि एक व्यक्ति अंदर तक नहीं भर जाता तब तक वो यहां आने के लिए मजबूर नहीं होता। लेकिन देखो, सभी बूढ़े लोग अपनी उन कड़वी यादों को भूलकर अपनी जिंदगी को यहां बिताने के लिए मजबूर है। कुछ लोग समय के हिसाब से स्वयं को ढाल लेते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ लोग मेरे जैसे हैं,
जो हमेशा ही अपने बच्चों को, अपने बेटे बहू को, अपने पोते पोती को याद करके आंखों से आंसू बहते रहते हैं, बार बार अपने घर परिवार को याद करते हैं। मुझे अपने घर के लिए लगाव है, लेकिन इस घर में रहने वाले बेटे बहू के दिए हुए घाव भी हैं। राम बाबू को कविता लिखने का बहुत शौक था, इसलिए अपना दिल बदलने के लिए भी कुछ देर के लिए कविता लिखने बैठ जाते थे। एक दिन जब वो एक कागज पर अपने विचारों को कविता का रूप दे रहे थे, तो उसे पर अपने हालात बयान करते करते उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। इस समय वृद्ध आश्रम का संचालक उनके पास आया और उन्हें आवाज लगाने लगा। राम बाबू इस समय भी बाहर बैठ गए और कागज को मोड़कर अपनी जब में रख लिया और अपने आंसू छिपाते हुए बोले, जी बोलिए। राम बाबू जी, आपका बेटा और बहू आपसे मिलने आए हैं, साथ में आपका पोता भी है। यह बात सुनकर राम बाबू जी हैरान हो गए, साथ में उनके चेहरे पर नफरत के भाव भी आ गए। रोने लगे कि आज मेरे बेटे को मेरी याद कैसे आ गई। जब ऑफिस में गए तो उसे समय उनका 5 वर्ष का पोता गोलू उन्हें देखते ही दादू दादू बोलते हुए झट से उनकी ओर दौड़ा और उनकी टांगों से चिपक गया। राम बाबू की आंखों से आंसू छलक पड़े। अब तक मैंने अपने मन को मारकर वृद्ध आश्रम में जैसे तैसे जी रहे था, लेकिन अपने पोते को देखते ही उनका दिल कमजोर बने लगा। परंतु फिर अचानक दिमाग में विचार आया कि यह वक्त मजबूती से अपने निर्णय पर टीके रहने का है। ऐसा सोचते हुए गुस्से से अपने बेटे को देखते हुए बोले, तुम यहां क्या करने आए हो? चले जाओ यहां से, मुझे किसी से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहां बहुत खुश हूं और अपनी जिंदगी बड़े आराम से काट रहा हूं। कम से कम यहां मेरे साथ कोई हंसने बोलने वाला तो है। वह पिताजी, दरअसल बात यह है कि आज गोलू का जन्मदिन है और हमने घर पर पार्टी रखी है। गोलू की ख्वाहिश है कि आप भी उसके जन्मदिन पर उपस्थित रहे। यदि आप आएंगे तो आपके पोते को भी अच्छा लगेगा। तभी राम बाबू बोले, देखो मैं वो घर छोड़ चुका हूं और अब मैं वहां दोबारा नहीं जाना चाहता। इस समय उनका बेटा बोला, पिताजी आप घर चलिए, वहां आपके मित्र भी पार्टी पर आ रहे हैं, मैंने उन्हें भी बुलाया है। सभी आप पड़ोस वाले और रिश्तेदार भी आएंगे, सब लोग आएंगे। आपके बड़े में पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? तभी राम बाबू बोले, अच्छा तो आज मुझे अपने बेटे के जन्मदिन के लिए बुलाने नहीं, बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम लोग बुलाने आए हो। सभी रिश्तेदार आएंगे तो पूछेंगे, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तो तुम क्या जवाब दोगे? इसलिए तुम मुझे बुलाने आए हो। अभी के अभी चले जाओ यहां से। मैं कहीं नहीं जान वाला हूं। तुम लोग कितने स्वार्थी हो गए हो। जरूरत पड़ी तो बुलाने आ गए, वरना मैं यहां वृद्ध आश्रम में हूं। एक बार भी खबर लेने नहीं आए हो, या इतना तो दूर नहीं हो कि फोन करके भी मेरा हाल चल पूछने की जरूरत नहीं समझी। तुम लोगों ने इतना तक नहीं पूछा कि घर छोड़कर वृद्ध आश्रम चले क्यों गए? आज जरूर पड़ी तो हाथ जोड़कर मुझे लेने आ गए हो। नहीं, अब से यही मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अपने घर को छोड़कर ऐसा कहते हुए राम बाबू अपने कमरे की ओर जाने लगे। तभी बेटा और बहू दोनों ने आपस में प्लान बनाया कि पिताजी ऐसे नहीं मानेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा, तभी हम इन्हें घर लेकर जा सकेंगे और रिश्तेदारों के ताने सुनने से बच सकेंगे। इसलिए दोनों रोनी सूरत लेकर राम बाबू के पास गए और गिड़गिड़ाते हुए खाने लगे। पिताजी माफ कर दो, आपके पोते का जन्मदिन है, क्या आपको अपने पोते की खुशियों में शामिल होने का भी मन नहीं कर रहा? इतनी बात सुनकर राम बाबू का दिल पिघलने लगा। तभी गोलू बोला, चलो ना दादू, बहुत मस्ती करेंगे। अपने पोते के बात सुनकर राम बाबू खुद को रोक नहीं पा रहे थे, परंतु दोनों बेटा और बहू की करतूत की वजह से वो घर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन गोलू ने कहा तो वे घर जान को तैयार हो गए। फिर बोले, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं घर पर चलूंगा और जैसे ही गोलू का जन्मदिन हो जाएगा उसके बाद मुझे वृद्ध आश्रम वापस लौटना है और तुम लोग मुझे वृद्ध आश्रम तक छोड़ने आओगे। बेटा बहू इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। गोलू का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सभी रिश्तेदार और आज पड़ोस के लोग बहुत अच्छे से मिलते जलाते हैं। राम बाबू के पुराने मित्र भी आज उन्हें बहुत दोनों बाद मिले, परंतु राम बाबू ने किसी से कुछ नहीं कहा और हंसते मुस्कुराते हुए पूरी पार्टी का आनंद उठाया। परंतु उनके मन में कुछ विचार चल रहे थे। वे सोच रहे थे कि कल अपने बेटा बहू को जो सरप्राइज में देने वाला हूं,
उसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब पार्टी खत्म हुई तो बहुत रात हो चुकी थी। उसी समय राम बाबू जी घर पर ही रुक गए। जब अपने कमरे में सोने गए तो अपनी पत्नी सुधा की यादों में खो गए। एक रोटी तो और ले लीजिए, अभी गरम गरम सेक रही हूं एक रोटी, और मेरे कहने पर खा लीजिए। आप खाते हैं तो मेरे तन को लगता है। अरे नहीं देवकी, मेरा पेट पूरा भर चुका है, और कितना खिलाओगी। अपनी पत्नी को याद करते करते राम बाबू सोने लगे कि एक देवकी थी जो मुझे एक गिलास पानी भी खुद से उठाने नहीं देती थी, और एक उसकी बहू है जिसने मुझे एक एक रोटी के लिए तरसा दिया। छोटे से छोटा कम भी मुझ पर डाल देती थी। सब्जी लेने से लेकर घर की साफ सफाई तक सर काम मुझसे करवाती थी। मुझे वह काम करने में भी हर्ज नहीं था, परंतु सब करने के बाद भी अगर घर में इज्जत ना मिले तो ऐसी जिंदगी किस काम की। अपनी पत्नी की यादों में गम, पता नहीं कब उनकी आंख लग गई। सुबह जब सोकर उठे तो देखा बेटा और बहू दोनों तैयार खड़े थे। जैसे ही वो बाहर आए तो बहू बोली, पिताजी तैयार हो जाइए, आपको वापस वृद्ध आश्रम में छोड़कर आते हैं। ऐसा कहते हुए रीना के मन में विचार चल रहे थे कि कहीं पिताजी हमेशा के लिए यही रुकने का मन ना बना लेने, इसलिए जल्द से जल्द उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ देना ही उचित होगा। राम बाबू उन्हें देखकर हैरान थे और अपने बेटे बहू की मंशा को अच्छी तरह से समझ रहे थे, इसीलिए वह भी जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वृद्ध आश्रम में जान के लिए गाड़ी में बैठने लगता है, वह देखते हैं कि उनकी बहू रीना के चेहरे पर एक संतुष्टि भारी मुस्कान थी। मन ही मन सोचने लगे कि चलो बेटा, आज तुम्हें जो सरप्राइज दूंगा उसके बाद से तो तुम वृद्ध आश्रम का नाम लेना भी भूल जाओगे। राम बाबू ऐसा सोचकर कार में बैठ जाते हैं। एक पल को अपने घर को निहारत हैं, फिर सोचते हैं कि ठीक है, जहां मन को तसल्ली मिले उधर ही रहना चाहिए। यहां तो बेटे बहू को मुझे निकालना की बहुत जल्दी है, तो रहकर भी क्या करूंगा। अपना वृद्ध आश्रम ही अच्छा है, जहां मैं अपने हिसाब से खाता हूं, अपने हिसाब से रहता हूं और अपने मनपसंद का काम करता हूं। किसी की चिक नहीं होती। जैसे ही वृद्ध आश्रम के सामने कर रुकी तो बेटे बहू कार से उतारकर बाहर खड़े हो गए। राम बाबू भी कार से निकले और अंदर जान लगे। जाते जाते रुक गए और पीछे मुड़कर अपने बेटे बहू को आवाज लगे। वे दोनों अपनी कार में बैठने लगे थे। तभी राम बाबू की आवाज सुनकर रुक गए। राम बाबू ने फिर कहा, वापस मत जाओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। उनके बेटा बहू उनके पीछे पीछे चल पड़े। वृद्ध आश्रम के प्रांगण में पहुंच गए। राम बाबू वहीं काम करने वाले एक व्यक्ति से केतकी जी को बुलाने को कहते हैं। केतकी जी जैसे ही बाहर आई, वैसे ही राम बाबू का बेटा उन्हें देखकर दौड़ जाता है, और बहू रीना को तो जैसे काटो तो खून नहीं, उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। दौड़कर केतकी जी के गले से लग गई और फूट कूट कर रोने लगी और बोली, माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ कब आई? और आपने मुझे बताया भी नहीं। परंतु उसकी बातों का केतकी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर रीना बोली, मुझे तो यही लगता था कि आप भाई भाभी के साथ बहुत अच्छे से रह रही हो। कल ही मेरी भाभी से बात हुई थी, उन्होंने भी नहीं बताया। तुम वृद्ध आश्रम में हो। मैं तुम्हारे भाभी से कितने दोनों से पूछ रही थी कि मां से बात नहीं हो रही, मां कहाँ है, एक बार तो मेरी बात करवा दो। तो भाभी ने कहा कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो, इसलिए मेरी तुमसे बात नहीं हो पाएगी। और मैंने भी मान लिया कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसे जालिम औरत ने तुम्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया है। अपनी बेटी की बात सुनकर केतकी जी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, बेटा, तुम्हारे भाई भाभी झूठ बोल रहे थे। मुझे 1 महीना पहले ही वह वृद्ध आश्रम में छोड़कर चले गए थे। लेकिन मां, आप मुझे फोन करके बता भी तो सकती थी, मैं तुरंत यहां पहुंच जाती। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी मां के साथ यह सब करने की? इतना कहते हुए रीना अपनी मां से लिपट गई। मैं तुम्हें फोन करके कैसे बता सकती थी? जिस दिन मैं वृद्ध आश्रम में आई, मैंने ससुर जी को यहां देखा। इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम में और तुम्हारी भाभी में कोई फर्क ही नहीं है। फिर मैं तुम्हें फोन करके तुम्हारे भाई भाभी की करतूत के बारे में क्या बताती? इतना कहते हुए केतकी जी ने उसे अपने से अलग कर दिया। तुम मेरी बेटी कहलन के लायक ही नहीं हो, इसलिए मुझे दूर रहो। यदि मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाला है
तो मेरी बेटी ने भी अपने ससुर को घर से निकाला है, तो कुल मिलाकर मेरी दोनों औलादें ही निकम्मी निकली। अब तो मुझे स्वयं को तुम्हारी माँ कहने पर भी शर्म आती है। एक ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया और एक ने अपने ससुर को घर से निकाल दिया। अपनी माँ की बातें सुनकर रीना का सिर शर्म से झुक गया। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो मैं अपने ससुर के साथ कर रही हूँ वह मेरे माँ बाप के साथ भी हो सकता है। तुम्हारी गलती माफ करने के लायक नहीं है, फिर भी अगर माफी मांगनी है तो मुझसे नहीं, अपने ससुर जी से मांगो। अपनी करतूत पर शर्मिंदा हुई रीना अपने ससुर जी की ओर मुड़ी और उनके पैरों में गिर गई। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। तभी देव ने भी माफी मांगते हुए कहा, अब आप दोनों घर चलिए और हमें अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। तो राम जी और केतकी जी दोनों ने ही घर जाने से माना कर दिया और कहा कि हमें अब अपने बहू बेटे या बेटी के पास नहीं रहना है, हम वृद्ध आश्रम में कर ही सुखी हैं। दोनों ने लाख मनाने की कोशिश की, परंतु राम जी और केतकी जी का एक ही जवाब था, एक बार धोखा खा चुके हैं। अब इस उम्र में हमारे शरीर में इतनी जान नहीं बची है कि बार बार अपने बच्चों द्वारा दिए गए धोखे झेल सके। इतना कहकर राम बाबू जी और केतकी जी अपने अपने कमरे में चले गए। रीना और देव अपने घर वापस चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि पिताजी के कमरे में उनके बिस्तर पर एक कागज रखा था जो शायद उनकी जब्मे से निकालकर गिर गया था। जब देव ने उसे कागज को खोलकर देखा तो उसमें उनके पिताजी ने एक कविता लिखी हुई थी। क्या किसी ने देखा है? मौत से पहले भी मौत आई है। हाँ, मैंने देखा है। आज मौत से पहले भी मौत आई है। जब जिंदगी अपने आंखें भी पड़ाव पर आ जाती है, शरीर भी कम नहीं करता, केवल सांस आ जाती है। हाँ, मैंने देखा है, मौत से पहले भी मौत आई है। अपने पिता द्वारा लिखे इन शब्दों को देखकर देव के दिल पर न जाने कितने तीर एक साथ चुभने जैसा एहसास हुआ और उधर रीना तक अपनी मां की हालात को देखकर उसे सदमे से उबर नहीं पाती थी। परंतु आज उन दोनों के पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। किसी ने सही कहा है, संतान का अस्तित्व है माता पिता की वजह से और माता पिता वृद्ध आश्रम में है संतान की वजह से। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।